अंकित नहीं हो रहा हरीश जी, लापरवाही कोई नहीं। माननीय जोड़कर निवेदन करता हूँ, आप वरिष्ठ सदस्य हैं। माननीय सभापति आगे सारी महोदय, बात है। इस बजट में राजस्थान का न्याय दे, माननीय आपके माध्यम से माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद। जय हिंद। वर्ष 2026-27 के बजट बोलने का अवसर दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय भजन लाल जी शर्मा के नेतृत्व की सरकार के अंतर्गत हमारे प्रदेश की यशस्वी वित्त मंत्री माननीय दिव्य कुमार जी ने प्रदेश के चौमुखी विकास का आज तक का सबसे बड़ा बजट सदन में पेश किया गया। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की अवधारणा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की अवधारणा पर 2047 तक विकसित राजस्थान बनाने का रोड मैप राजस्थान के इस पवित्र सदन में रखा। ये बजट राजस्थान के विकास का टेलर है, पिक्चर तो भी बाकी है। इस बजट से गांव, गरीब, मजदूर, किसान, युवा, व्यापारी, महिला सशक्तिकरण को बल मिलेगा। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को इस बजट से बड़ी उम्मीदें हैं और ये बजट प्रदेश को आगे ले जाएगा, प्रगति के पथ पर अनेक नए नए आयाम स्थापित करेगा। हमारी सरकार गरीब को गणेश मानकर जनता जनार्दन की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए राजस्थान प्रदेश को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रही है। हमारी पार्टी के प्रणेता दीनदयाल जी उपाध्याय की अवधारणा है, प्रदेश के अंदर गरीब से गरीब व्यक्ति और अंतिम पंक्ति में बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ मिल सके और इस बजट से उस व्यक्ति तक लाभ पहुंचेगा, ऐसा मेरा मानना है। मैंने अब तक के मेरे इस राजनीतिक जीवन के इस जीवन में 34वीं बार राजस्थान का बजट वित्त मंत्रियों द्वारा पढ़ा और देखा गया और सुना गया। कांग्रेस के शासन में भी बजट पेश हुए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में भी बजट पेश हुए और हर सरकार राजस्थान के विकास का प्रयास करती है और धीरे धीरे राजस्थान प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। सिर्फ फर्क हम देखने को मिलता हमें भाजपा और कांग्रेस सरकार के बजट में कुछ फर्क नजर आता है। वो सदन में मैं कहना चाहता हूं, भाजपा सरकार का बजट जन सेवा को समर्पित होता है, जबकि कांग्रेस का बजट जन सेवा को कम और जेब सेवा को ज़्यादा होता है। और केंद्र की भाजपा सरकार, जिसे 12 वर्ष हो गए मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे हैं, 1 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप कोई नहीं लगा सका। पूरी ईमानदारी और तन्मयता के साथ संपूर्ण देश को आगे बढ़ाने का काम हो रहा है और 140 करोड़ लोगों का भला देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी कर रहे हैं। और मुझे याद आता है, प्रदेश के अंदर और देश के अंदर कांग्रेस की सरकारें भी रही लंबे समय तक। जब हम देखते हैं कांग्रेस की सरकार यानी कि भ्रष्टाचार की सरकार, घोटाले की सरकारें रही है और कांग्रेस का नाम आते ही ये स्पष्ट हो जाता है ये घोटालों की सरकार है। और देश जब आज़ाद हुआ तब से लगा करके अब तक जो घोटाले हुए आप सबके सामने हैं और जग जाहिर है, उनमें से कुछ उदाहरण मैं मुख्य रूप से देता हूँ। 1948 में जब देश आज़ाद हुआ 47 में, और सबसे पहला घोटाला नेहरू जी के टाइम में जीप घोटाला हुआ और वो जीपों के अंदर भी घोटाले कर दिए। कोयला घोटाला इनके शासन में हुआ, यूरिया घोटाला इनके शासन में हुआ, शक्कर घोटाला इनके शासन में हुआ, विजय माल्या घोटाला इनके शासन में हुआ, हवाला कांड इनके समय में हुआ, चारा घोटाला इनके समय में हुआ, केतन पारिक प्रतिभूति घोटाला इनके समय में हुआ, तेल की स्टाम्प घोटाला इनके समय में हुआ, आईपीओ डीमेट घोटाला इनके समय में हुआ, कॉमनवेल्थ घोटाला सबके जग जाहिर है, हर्षद मेहता स्टॉक मार्केटिंग घोटाला इनके समय में हुआ,
यानी कि घोटाले को पूछना हो तो सीधा उसके सब पीछे जो शब्द आता है वो घोटालों का सरकार होती है। मैं प्रदेश की जनता जब कोरोना से लड़ रही थी उस समय प्रदेश में कांग्रेस का शासन था। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार में उस समय भी घोटाले हुए, आपने देखा है। उसमें प्रमुख रूप से जल जीवन मिशन घोटाला। अरे जो लोगों को पानी देने वाले केंद्र सरकार से जो पैसा आ रहा है उस पाइपलाइनों को खा गए, पाइप बिछे नहीं। और आज मंत्री, उस समय के तत्कालीन मंत्री आज भी जेल में है। ये सदन की परंपरा उन्होंने कैसे स्थापित की? नौकरी के अंदर भर्ती घोटाला किया और आज आरपीसी के चेयरमैन कहाँ बैठे हैं? बाराताड़ी के पीछे बैठे हुए। 19 बार प्रदेश के अंदर पेपर लीक घोटाला हुआ। उसमें 140 एफआईआर हमने दर्ज कराई और 420 अपराधियों को हमने जेल के सिकच्चों में डालने का काम किया। खान घोटाला इनके समय में हुआ। प्रदेश के अंदर कोरोना से जूझ रही थी जनता और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की खान को सिर्फ अपने चेतु को 5 करोड़ रुपए में बेचने का काम पाप इन्होंने किया। बजरी घोटाला उस समय हुआ। अरावली पहाड़ी पर अवैध खनन करके भारी घोटाला किया। माननीय सभापति महोदय, हमारे भारतीय जनता पार्टी के भजन लाल जी की सरकार इस प्रदेश का चौमुखी विकास करने के लिए संकल्पित है और ये प्रदेश आगे बढ़ेगा। हमारी सरकार सड़क, शिक्षा, चिकित्सा, पेयजल, सिंचाई, कृषि आधारित बजट हमने पेश किया है। हमारी सरकार 10 स्तंभों पर आधारित इस बजट को पेश किया है। कांग्रेस की सरकारों में घोटाले हुए, विधानसभा के चुनाव हुए, जनता जनार्दन ने भारतीय जनता पार्टी को जनादेश दिया और ये जिम्मा भारतीय जनता पार्टी को दिया। हमारी प्रदेश की वित्त मंत्री जी ने 4 लाइनों के साथ इस बजट भाषण को प्रारंभ किया और उन्होंने कहा, कश्ती चलाने वालों ने जब हार से दी पतवार हमें, लहर लहर तूफान मिले और संग संग मझधार हमें, फिर भी दिखलाया है हमने और आगे भी दिखा देंगे। इन हालातों में है दरिया पार करना हमें। हम इस दरिया को हम पार करेंगे और इस राजस्थान की जनता को और राजस्थान प्रदेश को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे इस बजट में प्रमुख रूप से जिन कामों के लिए जो पैसा हम खर्च करने वाले हैं, स्वास्थ्य एवं कल्याण पर हम 27,069.37 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। शिक्षा एवं ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था पर 4617.40 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। सामाजिक सशक्तिकरण एवं समावेशन पर हम 28,489.35 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। औद्योगिक एवं खनन एवं आर्थिक वृद्धि पर हम 6400, अरे ये स्टैंड ही इसी पे है, आप चिंता मत करो, इस स्टैंड की चिंता मत करो। आप तो देखो कि हमने किस प्रकार का बजट रखा, हम कितना पैसा खर्च करेंगे। पर्यटन और संस्कृति पर हम 509.92 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। आधारभूत अवसंरचना पर 48,460.44 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। जल सुरक्षा अनुकूलता पर हम 17,220.30 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। पर्यावरण स्थायित्व एवं जलवायु अनुकूलता पर हम 4536.64 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। ग्रामीण विकास पर हम 33,418.86 करोड़ रुपए खर्च करेंगे। शहरी विकास पर हम 20,323.61 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। प्रभावी शासन और सार्वजनिक सेवाओं में हम 3799.98 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। वित्तीय प्रबंधन एवं आर्थिक नीति पर 2,096.44 करोड़ रुपए हम खर्च करने वाले हैं। इस प्रकार से ये बजट इन विभिन्न योजनाओं के ऊपर खर्च होगा। इनके अलावा भी हमारी बजट की प्रमुख जो घोषणाएं हैं आप देख रहे हैं, उनमें 24,000 करोड़ रुपए की पेयजल योजनाएं, जिसमें 6500 गाँव को हर घर को मीठा जल कनेक्शन मिलेगा। 1800 करोड़ रुपए की सड़कें और आरओ भी बनेंगे। स्मार्ट सेवा केंद्रों की स्थापना होगी और 5% ब्याज छूट देकर के हमने दीर्घकालीन सहकारी ऋणों को नॉन फार्मिंग सेक्टर में 590 करोड़ रुपए का
5% ब्याज का अनुदान देकर के हमने 26,000 किसानों और लघु उद्यमों को आगे बढ़ाने का हम काम करेंगे। इसी प्रकार से हमारी सरकार 23,000 करोड़ से अधिक संभाग मुख्यालयों पर सिग्नल फ्री शहर का विकास किया जाएगा। 50,000 युवाओं को योजनाओं का लाभ देकर के 10 लाख तक का ब्याज मुक्त कर्जा हम देने वाले हैं। गंभीर बीमारियों के लिए हमने राज्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की है। 8वें वेतन आयोग का गठन हमने किया है। 25,000 से अधिक स्कूलों का जीर्णोद्धार और जर्जर भवनों को हम ठीक कराने का काम करेंगे। और हमने 17,000 से अधिक आंगनवाड़ी केंद्रों को बिजली कनेक्शन देने का काम करेंगे। 700 से ज़्यादा आंगनवाड़ी घरों को हम नंद घर बनाने का काम करेंगे। और 11,000 अमृत पोषक वाटिकाएँ बनाने का जिम्मा हमने लिया है। 2300 शहरों में पेयजल सुविधाओं पर खर्चा होगा। और पानी की समस्या से निपटने के लिए हमने 600 ट्यूबवेल बजट में दिए हैं और 1,200 हैंडपम्प लगाने की घोषणा हमने की है। और 3,000 तकनीकी कर्मचारियों की भर्ती करने का भी वादा सरकार ने किया है। बिजली ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए हम किसानों को 8 घंटे तक दिन में बिजली दे सकें, ऐसी व्यवस्था हमने इस बजट में की है। 5,000 होमगार्डों की भर्ती होगी। इसी प्रकार से 50,000 सोलर पंप लगाने की घोषणा भी इस बजट में की गई है। 20,000 किलोमीटर की तारबंदी करके किसानों को, हम जो जंगली पशु हैं उनसे बचाने का, किसानों की फसलों को बचाने का काम हम करेंगे। 3496 पंचायतों में कृषि में वर्मी कंपोस्ट यूनिट स्थापित करने का काम करेंगे। इस प्रकार से हमने हर वर्ग का ध्यान रख करके काम किया। जब हमने बजट पढ़ा, जब बजट पेश हुआ तो दूसरे दिन कांग्रेस के माननीय सदस्यों के द्वारा जो प्रतिक्रियाएं आई उनको देख करके मैं ताजुब हो गया। मैंने कहा भाई ये इनको प्रतिक्रिया देने का अधिकार कहाँ से आया। हमारे प्रतिपक्ष के नेता ने सीधा कहा बजट नीरस और दिशाहीन है। मैंने ये सोचा ये बजट जो दिशा देने वाला है, राजस्थान को विकसित राजस्थान बनाने वाला है, सिर्फ आलोचना करने के लिए ही अपनी भावनाओं को प्रकट करना ठीक नहीं है। मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ ये बजट दिशा भी देगा और राजस्थान को प्रगति के पथ पर आगे भी ले जाएगा। डोटासरा जी ने जो प्रतिक्रिया दी वो तो बड़ी जोरदार की प्रतिक्रिया रही और उन्होंने कहा घोषणा नहीं नतीजे चाहिए। भाई घोषणाएं नहीं नतीजे चाहिए तो नतीजे तो आपने दिए। जब आपकी सरकार थी तो उस सरकार के समय में गहलोत साहब ने, कर्मचारियों की मीटिंग हो रही थी, शिक्षकों की मीटिंग हो रही थी, उस समय कहा कि क्या स्थानांतरण में भ्रष्टाचार तो नहीं होता है। तो सब ने हाथ खड़े करके कहा कि स्थानांतरण में भ्रष्टाचार होता है। 19 बार पेपर लीक करने वाले शिक्षा मंत्री आज ये कह रहे हैं कि हमको नतीजे चाहिए। नतीजे तो आपने दिए। स्थानांतरण में किया, भर्ती घोटाला किया, आपने अपने चेतों को, अपने रिश्तेदारों को आरएस की परीक्षा में पास कराया। और यदि आपने उस समय जिस समय आपने अपने रिश्तेदारों के लिखित परीक्षा में कम नंबर आए और साक्षात्कार में अधिक नंबर देकर के आपने पास कराया तो नतीजे तो आपने इस प्रकार से दिया। और एक हमारे पूर्व मुख्यमंत्री माननीय बैठे नहीं अशोक जी गहलोत साहब ने एक प्रतिक्रिया दी। वो प्रतिक्रिया तो जोरदार है। जनता के भविष्य को लेकर चिंता। 3 बार मुख्यमंत्री राजस्थान के रह गए और जनता का भविष्य देख रहे हैं। नहीं तो आपने जनता का भविष्य देखा न राजस्थान का भविष्य देखा। आपने अपने चेते जितने भी मंत्रिमंडल के लोग थे, कोई पाइप खा गया वो जेल में, कोई आरपीएस का व्यक्ति वो चेयरमैन जेल में, और आप कह रहे हो हमको भविष्य की चिंता है। आपने कभी चिंता ही नहीं की। आपने तो अपने चेतों की चिंता करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। इसलिए गहलोत साहब आपके मुंह से कोई ये बात कहें कि मुझे इस प्रदेश की चिंता हो रही है तो ये अच्छा भी नहीं लगता है। आपने यदि प्रदेश की चिंता की होती तो जनता ने इतना मौका दिया। जब कोरोना के अंदर लोग जूझ रहे होते हैं उस समय आपकी सरकार घोटालों के अंदर मस्त रहती है और होटलों के अंदर बंद रह करके सरकार बचाने का काम करती है। तो आपको नहीं तो पार्टी की चिंता थी, आपको तो सिर्फ पार्टी की चिंता थी और किसी की सरकार की चिंता नहीं थी। कोरोना के समय में आप अंदर होटलों के अंदर मजे कर रहे थे। हमारी सरकार 10 स्तंभों पर आधारित है।
हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सड़कों का काम किया है, हमने पेयजल पर काम करने का जिम्मा लिया है, ऊर्जा पर अधिक खर्चा करने का काम किया है। हम किसानों को आज भी 8 घंटे बिजली दे रहे हैं और वो बिजली भी दिन में दे रहे हैं। नशा मुक्ति का काम हम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में ये काम हम कर रहे हैं। और हमारी सरकार मानव संसाधन सशक्तिकरण के लिए युवाओं को विकसित कर रही है, युवाओं के विकास का कल्याण की योजना बना रही है। उज्जवल भविष्य के प्रति हमारी सरकार कृत संकल्प है। युवा नीति, कौशल नीति, रोजगार नीति, हमारी सरकार 4 लाख भर्तियां करने की जिम्मेदारी हमारी सरकार ने ली है। 1 लाख से अधिक भर्तियां हम कर चुके हैं और 1,43,000 पदों पर भर्ती करने के लिए हमने वैकेंसी कैलेंडर जारी किया है और 2 लाख से अधिक रोजगार हम दे चुके हैं। इस प्रकार से मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना हमने प्रारंभ किया है। नशा मुक्त राजस्थान हो, इसके लिए प्रयास हमारी सरकार कर रही है। हमने खेलों के ऊपर ध्यान दिया है, हमने आरोग्य फूड सेंटर बनाने का हमने काम किया। 5वें स्तंभ में सुदृढ़ सामाजिक सुरक्षा प्रणाली हमने दिया है, इसमें लखपति दीदी योजना है। ऐसे कई काम हमने किए। हमने 6ठे स्तंभ में टूरिज्म, कला एवं सांस्कृतिक धरोहर को आगे बढ़ाने का काम किया है। 7वें स्तंभ के अंदर हमने सुशासन और डिजिटलीकरण पर हमने ध्यान दिया है। और हम इस प्रकार से 8वें स्तंभ में कृषि विकास और किसान कल्याण का हम काम कर रहे हैं। जब किसान की बात आती है, इस प्रदेश के अंदर, इस प्रदेश की अर्थव्यवस्था किसान पर आधारित है, खेती पर आधारित है। जब खेत और खलिहान की बात होती है तो हम जितने भी लोग बैठे हैं, मैं एक पक्ष की बात नहीं करता हूँ, हम सब की बात करते हैं। जब किसान की और खेती की बात आती है तो चर्चा करने के लिए सदन के अंदर ये बेंचें खाली दिखाई देती है। मुझे इस बात का अफसोस है कि हम किसान के बारे में बात नहीं करते हैं, हम व्यापारियों के बारे में बात करते हैं, हम और अन्य सेक्टर के बारे में बात करते हैं, लेकिन जब किसान की बात आती है तो ये सदन खाली मिलता है। इसलिए मेरा निवेदन है, किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, प्रदेश खुशहाल नहीं हो सकता है। प्रदेश खुशहाल करने के लिए किसान को खुशहाल करने की आवश्यकता होगी। और जब किसान धरती के सीने पर हल चलाता है तो धरती सोना उगलती है, और ये सोना किसान की भले के लिए और प्रदेश की भले के लिए काम करता है। इसलिए मेरा निवेदन है, हम सदन के अंदर खाली बातें नहीं करें और किसान और मजदूर को आगे बढ़ाने के लिए उनके भविष्य की चिंता करें और हमारी धरती माँ को आगे बढ़ाएं और किसानों के साथ पशुपालन को आगे बढ़ाएं। तो हम ये एक मिनट 2 मिनट और लूँगा। किसान की चर्चा हम इसलिए नहीं करते हैं कि यदि किसान का भला हो जाएगा तो किसान हमारी जगह पर आकर के इस सदन में बैठ जाएगा। सबको अधिकार है बराबर का, सबको बैठना चाहिए, यानी कि जो जीतेगा वो बैठेगा। लेकिन हमको इस बात की चिंता नहीं है, जहाँ की फटे ने बिवाइयाँ, जहाँ की फटी ने बिवाइयाँ, वो क्या जाने पीर बरई। हम काश्तकार तो नहीं हैं, लेकिन काश्तकार की समस्याओं से जूझने के लिए हमको काश्तकारों ने यहाँ भेजा है, मजदूरों ने भेजा है, व्यापारियों ने भेजा है, हर महिला हर तबके ने हमको यहाँ भेजा है। इसलिए हम उन सब के भले की चर्चा हम यहाँ करेंगे तो मैं सोचता हूँ सारा काम अच्छा होगा। हमारा जब तक किसान संपन्न नहीं होगा तब तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। सिंचाई सुविधाओं के अंदर हमने 11,300 करोड़ रुपए की अधिक लागत का काम हम कर रहे हैं। आगामी वर्ष में 50,000 सोलर संयंत्रों के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च करने वाले हैं। इस प्रकार से विभिन्न कृषि संयंत्रों के लिए भी हमने अनुदान की योजना बनाई है। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना हमारे भजन लाल जी ने प्रारंभ किया है। इस प्रकार से ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मैं इसलिए निवेदन करना चाहता हूं, हम सब मिलकर के इस प्रदेश को आगे बढ़ाने का काम करें। पशुपालन के साथ हम डेयरी को भी आगे बढ़ाने का काम करें। या हमारे पशुपालन मंत्री जी बैठे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, गौ रक्षा के लिए और गाय की रक्षा के लिए हमको ऐसा कोई न कोई प्रबंध करना चाहिए। मैं जब गाँव के अंदर जाता हूँ तब गांव के अंदर जाकर के लोग कहते हैं गौशाला खोल दो, गौशाला खोल दो। मैं उनको कहता हूँ गौशाला तो खुल जाएगी, जो गाय हमारी माता है उसके लिए आप गौशाला खोल रहे हो। जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो तुम हमारे लिए भी वृद्धाश्रम खोल दोगे, हमको भी वहाँ भर्ती कर दोगे। इसलिए बड़ी दयनीय चिंता है, दयनीय परिस्थिति है। सभापति महोदय, आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूँ कि गौ माता बचनी चाहिए और हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद हमको मिलना चाहिए। जब तक बुजुर्गों का आशीर्वाद नहीं मिलेगा हमारे संस्कार और संस्कृति पिछड़ जाएगी
और गलत दिशा में चली गई तो हमारा बुढ़ापा भी खराब हो जाएगा। इसलिए हमारा बुढ़ापा सुरक्षित रहे और हमारी गौ माता सुरक्षित रहे, इसके लिए संस्कार और संस्कृति और गौ माता की रक्षा के लिए विराजे। हमको आज ही प्रयास करने चाहिए। मैं अंत में ये 2 मिनट बोलूँगा। हरित राजस्थान के लिए हमने 9वां स्तंभ हमारा हरित विकास के लिए हमको लगातार प्रयत्नशील रहना चाहिए। मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी वसुंधरा जी ने काम किया था, हमारे शेखावत साहब ने काम किया था, इसी प्रकार से ये जल